एके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं जो कि 1857 से 1947 तक की है। हम इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स पे वो कवर करेंगे। हमारे इंडिया में नेशनलिज्म क्यों जगा, राष्ट्रवाद क्यों जगा, जो हमारे देश में अलग अलग जगह थी, बंगाल, मैसूर जैसी, वहाँ के लोग भी अपने आप को भारतीय मतलब एक राष्ट्र के कैसे समझने लगे, ब्रिटिशर्स से इंडियन कैसे परेशान हो गए, हम ये सब कवर करेंगे आज। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 1600 से 1857 तक के इम्पोर्टेंट इवेंट्स कवर किए हैं जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करती थी, तो आप ज़रूर देखें। और ज्योग्राफी भी हमने कवर किया, इसमें फिजिकल फीचर्स के 5 लेक्चर हैं। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। 1857 से 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए इंडिया में, जिसे कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं। ओके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि ब्रिटिश से इंडियन परेशान हो गए थे। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या क्या किया था जिससे कि इंडियंस को परेशानी हुई थी। एक्सक्लूसिव टैक्स मतलब बहुत मात्रा में टैक्स को बढ़ा दिया गया, जिस वजह से लोगों को परेशानी होने लगी, किसानों को दुविधा होने लगी। इंडिया में पहले के टाइम पे 90% लोग किसान ही थे। नो वेलफेयर, इंडियंस के लिए कोई वेलफेयर नहीं था। इनह्यूमन बिहेवियर करते थे ब्रिटिशर्स। नो रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, शुरुआत में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था इंडियंस का गवर्नमेंट में, उसके बाद दिया रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन उनकी कोई पावर नहीं थी। तो क्या फ़ायदा ऐसे रिप्रेजेंटेशन का? मेन होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो एक ब्रिटिशर होता था, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपनी मर्जी का भी काम करेगा तो भी चलता था। तो इसमें इंडियंस की कोई भी पावर नहीं थी, सारी पावर सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। उसके बाद टैक्स कलेक्शन होता था हर हालत में, चाहे फ्लड हो, फेमाइन हो मतलब आकाल पड़ जाए, फायर लग जाए कहीं, या फिर कीड़े फसल को खा जाए। ओके, उसके बाद इनफील्ड राइफल एक राइफल थी जिसमें कि काऊ का फैट लगाया गया जिसके हिंदू खिलाफ थे, और पिग का फैट लगाया गया जिसके मुस्लिम खिलाफ थे। ये कुछ रीजंस है और कुछ मेन रीजंस है जिनके ऊपर हम ध्यान देंगे, जिनमें से एक था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इतनी खराब थी, इतनी ज़्यादा कड़क थी कि इंडियंस को उनसे बहुत परेशानी होने लगी। वो सिर्फ यही गौर करते थे कि इंडिया को हम एक्सप्लॉइट करें और ब्रिटिश वालों को फ़ायदा हो जाए। उसके बाद लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी जिसमें कि उन्होंने 3 वर्ग बनाए, जिसमें एक जमींदार था, एक माहलबारी था और एक रैयतवाड़ी। इन तीनों को परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं हम। जमींदार वो एक इंसान को बनाया गया जो कि किसानों से टैक्स लेता था। माहलबारी में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बनाए गए जो कि किसानों से टैक्स लेके ब्रिटिशर्स को देंगे, और रैयतवाड़ी में ब्रिटिशर्स खुद किसानों से टैक्स लेती थी। ये भी एक बहुत प्रॉब्लमदायक चीज़ थी जिससे कि इंडियन परेशान थे और नेशनल मूवमेंट्स हुए। और उसमें एक सबसे मेन चीज़ आएगी, वो है सोशल रिलीजियस पॉलिसीज। इसमें क्या होता था, वो ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लगे थे। वो लोग इंडियंस का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोग ईसाई बन जाओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ धर्म और जातिवादी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। तो सोशल रिलीजियस पॉलिसी भी एक बहुत परेशानी वाली बात थी इंडियंस के लिए। तो यही सब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस को नेशनल मूवमेंट्स करने की जागरूकता आई। अब जागरूकता कैसे आई? उसमें भी इन्हीं की कुछ पॉलिसीज थी जिसमें कॉलोनियल पॉलिसीज थी। कॉलोनियल पॉलिसीज सिर्फ उन देशों के लिए थी जिन पर वो राज करते थे, जिन पर वो रूल करते थे। उनके देश के लिए जो पॉलिसीज होंगी वो अलग होगी। जैसे इंडिया में अगर टैक्स देना पड़ रहा है फेमाइन फ्लड के दौरान भी, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होगा। अगर उनके यहाँ फ्लड आया है तो किसानों का टैक्स और रेवेन्यू माफ कर दिया जाएगा, पर इंडिया में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वेस्टर्न कल्चर एंड थिंकिंग, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर और थिंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जिस वजह से इंडियंस लोग भी बहुत प्रमोट हुए। आप देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर और थिंकिंग के लिए लोग विदेश गए, वहाँ जाके पढ़ने लगे। तो कुछ इंडियंस भी थे उनमें से जो कि विदेश गए और उन्हीं ने आके फिर कुछ आंदोलन करवाए। जैसे कि हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय थे जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे, और उन्होंने फिर ब्रह्मो समाज का निर्माण किया। उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने विधवा के पुनर्विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। उन्होंने सोचा कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। उसके बाद सुरेंद्र बनर्जी थे जिन्होंने इंडिया एसोसिएशन का प्रस्ताव रखा था। ये सभी लोग बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे जो कि वेस्टर्न
कल्चर और थिंकिंग से प्रमोट हुए थे। तो इसका हमारे नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा ही सहयोग था। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस खोले जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक ब्रिटिशर ने खोली थी जिसका नाम था अलान ऑप्टिमन। वो एक ब्रिटिशर था, उसने सोचा कि ये उसके फायदे के लिए, लेकिन ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आंदोलन में इंडिया का सबसे ज्यादा साथ दिया और उसे इंडिपेंडेंट कराने में मदद की। लेकिन सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही सारा सहयोग नहीं किया है, प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कुछ दलों को कहा जाता था जो कि कांग्रेस से पहले आए थे, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। आइए अब अपने इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स पढ़ते हैं जो कि 1857 से 1947 के बीच में हुए। तो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट मूवमेंट है रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि 1857 में हुआ था। ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक राइफल थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, जिसमें की जो गोलियां डाली जाती थी उस पर एक कवर लगाया जाता था जो कि काऊ के फैट और पिग के फैट से बनता था। इससे लोगों ने बायकॉट किया क्योंकि हिंदू गाय की पूजा करते हैं जैसे कि आपको आज भी पता है, और पिग को मुस्लिम लोग पसंद नहीं करते हैं, तो वो इसे मुंह में नहीं डाल सकते थे। तो उन्होंने इस चीज़ का बायकॉट किया और वहीं पे ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को ख़त्म किया था, जिसके कि हिंदू जो कट्टर हिंदू थे वो उसके बिल्कुल विरुद्ध थे। तो उन्होंने भी इसका साथ दिया कि हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सती प्रथा खत्म हो। वो उनके पूर्वज लोग मानते आए थे, तो वो चाहते थे ये प्रथा जो चलती आ रही है वो चलती रहे आगे, इसीलिए इसका भी उन्होंने विरोध किया। इसके बाद अगला है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे 1857 से 1947 का, क्योंकि इसने सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1885 में। इसके प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष। यहाँ पे बहुत लोगों के नाम सेम है, इसे थोड़ा ध्यान रखें, जैसे सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी घोष, जिन्होंने कि 1907 के सूरत सेशन में जो कांग्रेस मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे नरम और गरम दल का विभाजन किया था। यहीं से कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गई थी। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ लोग थे जो कि ये चाहते थे कि वो वायलेंस से हम अपनी इंडिपेंडेंस लें, और वहीं कुछ लोग थे जो चाहते थे कि हम नॉन वायलेंस से अपनी इंडिपेंडेंस लें। तो वही हम देखते हैं कि नरम दल में और गरम दल में कौन लोग थे। गरम दल में जो लोग थे वो थे लाल बाल, हम ऐसे याद कर सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और राज बिहारी बोस, जिन्होंने कि ये प्रस्ताव रखा था कि नरम दल और गरम दल अब अलग होंगे। उसके बाद अरविंदो घोष और सुभाष चंद्र बोस भी इसी में थे। नरम दल में थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी और राज बिहारी घोष। तो इन दोनों में आपको फर्क रखना है। राज बिहारी बोस थे जो कि गरम दल में थे, और नरम दल में जो थे वो थे राज बिहारी घोष। इन्हें इंग्लिश में सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर भी कहा जाता है, उसे सॉफ्ट फ्रैक्शन और हार्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको स्वदेश मूवमेंट में क्या याद रखना है? स्वदेश मूवमेंट में सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 1905 में स्वदेश मूवमेंट शुरू हुआ था। उसमें क्या कहा गया था? स्वदेश मतलब क्या? आज भी लोग कहते हैं, हमने बहुत जगह सुना होगा कि स्वदेशी हो, स्वदेशी चीजें अपनाओ। तो उस मूवमेंट में भी यही कहा गया था कि इंडिया की जो चीजें हैं वो अपनाओ, गुड्स एंड सर्विसेज जो वहाँ ब्रिटेन की थी उन्हें बॉयकॉट करो, इंडिजीनियस बनो, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के अडॉप्ट करो, खाकी कपड़े पहनो, उनका बॉयकॉट करो, उनको दिखाओ कि हम अब उनकी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो कि 1905 में हुआ था। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा था इंडियंस में तो बहुत हिम्मत आ गई है, बहुत रिवॉल्ट्स करने लगे हैं, वो तो बहुत विरोध करते हैं। तो बंगाल जो कि बहुत ही बड़ी जगह थी इंडिया की, जो कि 78 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन थी, जैसा कि अब आपको मैप में दिख रहा होगा कि बंगाल कितनी बड़ी जगह पे फैला हुआ था। इंडिया का उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, आसाम और बिहार, ये पूरा बंगाल और बांग्लादेश पूरा बंगाल में आता था, जबकि अब वही बंगाल बहुत छोटे पार्ट में हो गया है। तो बंगाल का विभाजन किस तरह किया गया? बंगाल में जो वेस्ट बंगाल में थे हिंदू थे, उनको वेस्ट बंगाल की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। वेस्ट बंगाल की तरफ हिंदू थे तो उन्हें एक पार्ट पे शिफ्ट कर दिया,
और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे। तो ऐसे ही बंगाल के दो विभाजन कर दिए गए, जो आज बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, जो कि ईस्ट बंगाल था पहले और वेस्ट बंगाल इंडिया में है। होम रूल मूवमेंट, जिसे कि अपना शासन मूवमेंट कहा गया है, जिसकी स्थापना 1915 मतलब 1915 में हुई। इसमें बाल गंगाधर तिलक इसके फाउंडर थे, बाकी सारे धर्मदल वालों ने इनका साथ दिया था। वो कहते थे कि बस तुम ये सोच लो और ये बोल के चलो कि अपना शासन, हम अपना शासन करेंगे। अगर वो बोल रहा है कि मुझे ये ला कर दो, तो वो तो अपने आप ले लो, हम अपना शासन करेंगे, हम अपने ऊपर किसी और का शासन नहीं चलने देंगे। उसके बाद आया मुस्लिम लीग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसकी शुरुआत यही कही जाएगी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? लियाकत अली खान ने, जो कि बाद में जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद हुआ लखनऊ पैक्ट, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस, हार्ड फैक्शन वाले और मुस्लिम लीग वाले ये सब एक हो गए थे इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। तो आज के सेशन में हम 1916 तक ही पढ़ेंगे, आगे के हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे हिस्ट्री के। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।